हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट चैप्टर इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जो आप सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो इस चैप्टर की करने वाले हैं डियर, वो है नेशनल इनकम। राइट, नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको इस चैप्टर को समझना, क्योंकि इस चैप्टर में वो टर्म्स इस्तेमाल करी गई हैं जो टर्म नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं से भी आप सुनेंगे, अपने सीनियर से सुनेंगे, अपने टीचर से सुनेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप नेशनल इनकम वाली यूनिट खत्म कर लेते हैं तो आपका काफी बड़ा बर्डन खत्म हो जाता है, क्योंकि दो यूनिट जो है वो काफी बड़ी हैं इसके अंदर। एक आपके पास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाली, और नेशनल इनकम वाली। सबसे बड़ा बर्डन बच्चों को नेशनल इनकम लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा एनालिटिकल भी है। तो उसमें कौन से बेसिक वर्ड्स यूज होते हैं, जब वो यूज होंगे तो आपको उनका मतलब क्लियर होना चाहिए। तो वही बेसिक टर्म्स जो हैं वो आपको इस चैप्टर में पहले क्लियर करी गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपको ये चैप्टर जो नेशनल इनकम वाला है वो स्टार्ट करवाया जाएगा। तो आप देखिए, हमें इसके पार्ट्स डिवाइड करने पड़े, क्योंकि इसमें काफी सारी टर्म्स हैं जो हमें धीरे धीरे बतानी है आपको। तो हमने इसके 3 पार्ट्स मैक्सिमम जो है वो बनाने हैं, ताकि हम आपको ज्यादा भी डिवीजन ना करें पार्ट्स की, और अच्छे तरीके से जितना कंसेप्ट बताएं वो आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, उतने तक ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। राइट, यही आप लोगों को लगता है। कहीं हद तक ठीक भी है भी भाई, बिल्कुल ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का एक्चुअल मतलब क्या है? जब आप नेशनल इनकम का प्रोस्पेक्ट देखते हो, जब आप वाइडर कंसेप्ट में देखते हो डियर, तो वो इससे कहीं बड़ा है। ठीक है, जितनी आपकी इंडियन बाउंड्री है मैप के अंदर, वहां तो आपकी पॉलिटिकल पावर्स चलती ही हैं। यानी जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उस पॉलिटिकल एरिया के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर, उस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर वो डिसीजंस ले सकती है। लेकिन आपको ये भी पता है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था कि अपनी जियोग्राफी से बियॉन्ड जाकर भी कभी कभी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। एग्जाम्पल चाहिए मैम, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एम्बेसीज। देखिए डियर, अगर आपकी कोई भी एम्बेसी किसी भी देश में हो, किसी भी, इवन अमेरिका है, कोई भी देश हो, ठीक है, अमेरिका, रशिया, कहीं पर भी आपकी एम्बेसी है, तो वहां पर जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, वहां पर जो उनके ऊपर पावर चलती है, वो वहां की गवर्नमेंट की नहीं चलती, जो उस कंट्री की गवर्नमेंट होगी। जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब लाइक हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है बाहर, तो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या हमारी जो थिंकिंग है, या हमारी जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के डिसीजंस है, वो वहां चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वहां के ट्रैफिक रूल आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, या वहां की आपको और चीजें फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। बट एक्चुअली में आप वहां ऑपरेट करोगे नहीं करोगे, ये सब चीजों का डिसीजन आपकी गवर्नमेंट लेती है। तो सिमिलरली आप ये देखिए कि जो बाहर की एम्बेसीज इंडिया में है, चाहे वो रशियन एम्बेसी है, चाहे वो अमेरिकन एम्बेसी है, चाहे और एम्बेसीज हैं, आपको शायद ये बात पता हो कि जो एम्बेसीज के ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक कार मिली होती है, जो भी उनके पास होता है, वो लोगों को रेड लाइट पे नहीं रुकना होता। अगर आपने उनका कोई नंबर देखा हो तो उनका नंबर बहुत अलग तरीके का होता है, तो उनको रेड लाइट वगैरह, उनको काफी रूल्स एंड रेगुलेशन से एग्जेम्प्ट रखा जाता है। इवन ऐसा भी होता है कि अगर उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चलानी है तो वो हमारे यहाँ नहीं चल सकती, वो उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग चलेगी। और इवन ये भी होता है कि अगर आप किसी भी एम्बेसी के ऑफिसर्स पर हमला कर दो, या एम्बेसी पे हमला कर दो, तो ये माना जाता है कि आपने उसकी कंट्री पे हमला कर दिया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी एम्बेसी जो इंडिया में है, जो बाहर की एम्बेसी है, वो बाहर की कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, छोटा सा मिनिएचर है। और अगर आप उस पर हमला करते हैं तो दैट मीन्स आपने बाहर के देश पर हमला करा है। और क्योंकि वो बाहर का मिनिएचर है, क्योंकि वो बाहर का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, आपके कंट्रोल में वो नहीं आता। तो बहुत सीधी सी बात है, डोमेस्टिक टेरिटरी वहां लगती है जहां पर पॉलिटिकल पावर्स अप्लाई होती हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डियर इसके अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई शिप्स हैं, ठीक है, जिसमें इंडियन ओशन के अंदर, या फिर मान लीजिए इंडियन शिप है, इंडियन शिप अगर इंडिया से रशिया के बीच में चलती है, तो अगर मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है और वहां शिप नहीं जाना चाहिए, तो वो इंडियन गवर्नमेंट की पावर, इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पर वो शिप वापस आ जाएगी, चाहे वो इंडिया और रशिया के बीच में ऑपरेट करती है। सिमिलरली अगर कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, मान लीजिए कि वो चाइना और इंडिया के बीच में ऑपरेट करता है, लेकिन है वो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट, तो एयर इंडिया वाले मना कर सकते हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट मना कर सकती है कि यहां से चाइना आपका एयरक्राफ्ट नहीं ऑपरेट करेगा। दैट मीन्स बहुत जरूरी है कि अगर आप बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी एयर में भी है। यानी आपको पता है कि ऐसा कहते हैं ना कि इस एरिया में, इस पोर्शन में आप
आप अपने एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सकते। मतलब एयर में भी डोमेस्टिक टेरिटरी बांट रखी है। अगर आप वाटर की बात करेंगे तो वाटर में भी डोमेस्टिक टेरिटरी बांट रखी है कि ये जो एरिया है ये हमारा है। अब जैसे आपको पता है कि रिलायंस ने क्या करा था, जो वाटर एक्सट्रैक्ट है वहां से पेट्रोलियम निकालने की, जो समुद्र है, एक बाहर फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर पेट्रोल निकालने के लिए समुद्र से एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया। तो यहां पर आप जो रिलायंस है वो कितने पोर्शन पे वो एक्सट्रैक्शन कर सकती है, जितना उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। किसी और की टेरिटरी में आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे जो मछुआरे हैं पाकिस्तान एक शिप में थे। अब मछुआरे तो वाटर पे हैं, वाटर तो किसी का नहीं होता, लेकिन स्टिल वाटर की जो ओशंस हैं, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, वो भी डिवाइडेड हैं। यानी आप ऐसा होता है कि वो इतने से बियॉन्ड चले गए, मतलब मछली पकड़ते पकड़ते वो इससे बियॉन्ड चले गए, तो पाकिस्तान की बाउंड्री होगी और पाकिस्तान वाले उनको पकड़ के ले गए, या इंडियन बाउंड्री में अगर पाकिस्तानी आ गए तो हम उनको पकड़ कर ले आए। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो आपको बाउंड्री नजर आती है, जो आपको नजर आती है डोमेस्टिक टेरिटरी, उससे बियॉन्ड है। तो अगर समझने वाली बात है तो डोमेस्टिक टेरिटरी वो है डियर जहां पर आपकी पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑपरेट कर सकती है, यानी जहां पर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जहां पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग ऑपरेट होती है, वो हर जगह आपके पास आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। दैट मीन्स जितना आपको वाटर में हिस्सा मिला हुआ है वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जितना एयर में आपको ऑपरेट करने के लिए कि यहां से गोवा जा सकते हो, यहां से अंडमान निकोबार जा सकते हो, ये वाले एयर में भी आपके पास डिवीजन है, तो वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, वाटर भी डिवाइडेड हो गया, एयर भी डिवाइडेड हो गई, ठीक है ना। और एक और चीज, अगर आपकी कोई भी एम्बेसी, मतलब इंडियन एम्बेसी किसी भी बाहर कंट्री के अंदर है, तो वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि वो आपके ऑर्डर्स पर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली कोई भी एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरक्राफ्ट है, जिसे नॉर्मल रेजिडेंट चलाता है, हम बताएंगे अभी नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, तो वो एयरक्राफ्ट भी हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर के बेस पर डिसीजन लेंगे। जैसे आपने बहुत बार देखा कि बहुत बार इंडियंस कई बाहर की कंट्रीज में फंस गए। बहुत अच्छी मूवी भी आई थी, अगर आपने देखा हो तो, एयरलिफ्ट। उसमें क्या था कि एक जो कंट्री थी उसके अंदर हमारे इंडियंस फंस जाते हैं, तो एयर इंडिया उनको रिकवर करके लेकर आता है। तो ये रियल स्टोरी थी आपके पास। तो कहने का मतलब ये है डियर कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी जो आपको नजर आती है, जियोग्राफिकल बाउंड्री, उससे थोड़ी बियॉन्ड है, जहां पर भी आपके डिसीजन मेकिंग पावर आपकी गवर्नमेंट के अप्लाई हो सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि आपकी एम्बेसीज अगर बाहर हैं तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पावर्स क्या बोलेंगी वो एम्बेसी वो फॉलो करेगी, वहां के ऑफिसर्स वो फॉलो करेंगे। सिमिलरली इंडिया में जितनी भी एम्बेसीज हैं, चाहे वो रशियन एम्बेसी है, चाहे वो अमेरिकन एम्बेसी है, चाहे वो पाकिस्तानी एम्बेसी है, कोई भी एम्बेसी है, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनको काफी एग्जेम्पशंस मिली होती हैं। जैसे मैंने बताया कि रेड लाइट वगैरह पर उनको कोई रुकना नहीं होता, उनके ऊपर उनको एकदम से आप सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस भी नहीं चला सकते हैं। तो काफी सारी एग्जेम्पशन उनको मिली होती है, क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उनको जो सैलरी मिल रही है वो उनकी गवर्नमेंट से मिल रही है, उनकी कंट्री से मिल रही है, वो ऑपरेट भी उनके अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको शायद क्लियर हो जाए कि अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या चीज इंक्लूड नहीं होती, बट स्टिल विल डिस्कस फर्दर। तो आई होप डोमेस्टिक टेरिटरी आपको क्लियर रही हो। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को आप क्या कह सकते हैं, इट मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, मतलब जहां तक पॉलिटिकल बाउंड्री है, जहां तक पॉलिटिकल पावर्स अप्लाई होती हैं, वो सारा एरिया आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, राइट। बट इट इज बेसिकली इकोनॉमिक कंसेप्ट वाइडर देन पॉलिटिकल। तो पैसे से रिलेटेड भी है कि कहां से आप गुड्स की सर्विसेज लेन देन करते हो, वो भी इसके अंदर कवर होता है। सिर्फ और सिर्फ हम इसे जो है वो कवर नहीं कर सकते। तो चलिए अब एक बार ये देख लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता। कोई भी शिप, कोई भी एयरक्राफ्ट जो नॉर्मल रेजिडेंट चलाते हैं हमारी कंट्री के, दो कंट्रीज के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि एयर इंडिया का या एयरवेज का या एयर इंडिया का प्लेन चलता है, एयरक्राफ्ट चलता है, मान लीजिए सिंगापुर से इंडिया के बीच में, तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट होगा, वो आपकी टेरिटरी का पार्ट होगा। यानी अगर आप एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट्स को मना कर दो, ऑर्डर दे दो कि ये ऑपरेट नहीं करेगा, ये या नहीं जाएगा, या आधे रास्ते से आप वापस आ जाओ, वो किसके ऑपरेशन यानी किसके ऑर्डर पे काम करेगा, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट की। तो वो आपकी पॉलिटिकल फ्रंटियर यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सिमिलरली कोई भी फिशिंग वेसल्स है या ऑयल या नेचुरल गैस या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का जो काम है रिलायंस ने एक फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके किया। तो इस तरीके के अगर कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, ठीक है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि वो एक नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है।
आपकी एम्बेसीज या आपके काउंसलेट्स या मिलिट्री लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है, अगर आपकी मिलिट्री किसी और कंट्री में चली जाती है और वहां पर जो है कब्जा कर लेती है जो भी चीज है, तो वो मिलिट्री पर जो ऑर्डर्स आएंगे वो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर से आएंगे, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी। जैसे आपने शायद सुना हो कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और काफी टाइम तक वहां पर अमेरिकन मिलिट्री रही थी। तो जो अमेरिकन मिलिट्री है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर ऑपरेट नहीं करेगी, वो अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर ऑपरेट करेगी। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि जो मिलिट्री अब्रॉड है वो भी उनकी कंट्री में होने के बावजूद भी, उनकी धरती पर होने के बावजूद भी वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बन पाई, ठीक है, क्योंकि वो उनके ऑर्डर्स नहीं लेती। तो ध्यान रखिए बस कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, क्या चीज इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है कि वहां पर आपके ऑर्डर्स चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डोमेस्टिक टेरिटरी को समझने के लिए। इसके बाद अगर हम ये समझ लें कि किन चीजों को इंक्लूड नहीं करा जाता तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी भी दूसरी कंट्री के एम्बेसीज या ऑफिसर्स जो हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होंगे। तो अगर बाहर की कोई एम्बेसीज हैं या बाहर के कोई ऑफिशियल्स हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होंगे, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। सिमिलरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया या यूएनओ हो गया, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, चाहे इनका हेड ऑफिस कहीं पर भी हूं, ये इंटरनेशनल टेरिटरी में आती है, किसी कंट्री की टेरिटरी में नहीं आती। मतलब किसी एक कंट्री की गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं करती। इन जनरल जो बताया जाता है, किसी भी एक कंट्री की गवर्नमेंट इन जो आप कह सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनको वो कंट्रोल नहीं कर सकती। इसीलिए अगर आपसे कभी भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की टेरिटरी पूछी जाए कि वो किसकी टेरिटरी है, चाहे वो अमेरिका में स्टैब्लिश है, चाहे वो रशिया में स्टैब्लिश है, चाहे वो किसी भी कंट्री में स्टैब्लिश्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी की बाउंड्रीज में नहीं आती, वो इंटरनेशनल टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है, किसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी सिंगल गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल नहीं फॉलो कर सकती, राइट। तो अगर हम नट शेल में बोलें कि भाई ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट विद इन विच, मतलब ऐसी कोई भी जगह जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो आपकी और जहां पर लोग सामान आसानी से सर्कुलेट कर सके, कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप एयर की बात करते हैं, अगर आप वाटर की बात करते हैं और अगर आप लैंड की बात करते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो काउंट होती है, जहां पर भी आपका जो पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है अप्लाई होता है, जहां पर भी वो डिसीजन मेकिंग पावर ले सकते हैं। तो आई होप डोमेस्टिक टेरिटरी इज ओके। चलिए सेकंड चलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको बहुत टेक्निकल शब्दों में बताऊं तो अगर हम प्रॉपर टैक्स के पर्पज से बताएं तो रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, इवन एक फॉरेनर भी आपकी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है बच्चों, क्योंकि रेजिडेंट वर्ड और सिटीजनशिप ये दोनों में एम्बिग्विटी है। सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। सिटीजनशिप आपको कब मिल जाती है, या तो आप उसी कंट्री में बोर्न होते हो या फिर आप वहां पर इतने सालों से लेकर कुछ लीगल कंसेप्ट पूरे कर लेते हो, जैसे कि अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, अपना आधार कार्ड बनवा लिया, बेशक आपने जन्म किसी और कंट्री में लिया, ठीक है ना। अब जैसे हमारे इंडियंस हैं बहुत सारे जो बाहर की कंट्री में जाकर परमानेंट जो है वो रेजिडेंटशिप ले लेते हैं, तो पीआर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो एक तरीके से वहां पर उन्होंने लीगल कंसेप्ट फॉलो करे, लेकिन जब तक उनको वो सिटीजनशिप नहीं मिलती तब तक सिटीजनशिप वो इंडियन की रखते हैं। क्योंकि वोटर, सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप एक ऐसा कंसेप्ट है जहां वोट डालने का राइट रखते हो, जहां पर आप राइट रखते हो अपनी गवर्नमेंट को चूज करने का, ठीक है ना। मतलब आप एक पर्टिकुलर कंट्री के एक टाइम पर सिटीजन हो सकते हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता आप दो दो तीन तीन कंट्री के सिटीजन बन के बैठ जाओ। रेजिडेंट आप एक टाइम में 2 से ज्यादा कंट्रीज के भी हो सकते हो। मैम ये तो कंफ्यूजन हो रहा है कि रेजिडेंट क्या होता है, सिटीजन क्या होता है। देखिए डियर, जो रेजिडेंट वर्ड है ना वो बेसिकली टैक्स पर्पस से क्रिएट करा जाता है और ये हर साल कैलकुलेट करा जाता है, यानी एक इंसान सेम ईयर में रेजिडेंट और अगले साल में नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, पॉसिबल। लेकिन अगर वो सिटीजन है तो वो सिटीजन ही रहेगा, ऐसा नहीं होता कि इस साल सिटीजन है अगले साल सिटीजनशिप उसकी हट जाएगी, नहीं। सिटीजनशिप इतनी आसानी से आप नहीं बदल सकते, वो एक लीगल कंसेप्ट है। लेकिन जो रेजिडेंट वर्ड है ये किसी भी इंसान को कब दिया जाता है, जब किसी भी कंट्री में कोई भी इंसान, चाहे वो फॉरेनर है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो कैसा भी है, अगर वो कमाता खाता खर्चता जिस देश में है वहां की उसको रेजिडेंटशिप मिल जाती है। हमारे देश में क्या है, टैक्स पर्पज से किसको रेजिडेंट बोला जाता है, जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया के अंदर रह जाता है। आपकी इकोनॉमिक्स में उसको 1 साल से ज्यादा लिख रखा है, क्योंकि एकदम आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टैक्स हम लोग पढ़ाते हैं उसके अंदर हमें प्रॉपर पता है नॉलेज। तो 182 डेज से ज्यादा अगर आपकी कोई कंट्री में रह जाए इंडिया में तो वो रेजिडेंट होता है, इवन इफ
इट इज अ फॉरेनर। पर ध्यान रखिएगा, हम टूरिस्ट की बात नहीं कर रहे। जो पर्सन यहां पे रहता है, कमाता है, खाता है, खर्च करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, वो यहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। इज इट ओके? और सिटीजन बनना आसान नहीं है। सिटीजन या तो आपने बोर्न यहां हुए हो, या आपका जन्म यहां हुआ है, या फिर आपने यहां लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी क्योंकि आप 8-10 साल रहे। कई फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में सिटीजनशिप ले चुके हैं कि उनको यहाँ पे पसंद है, उनको जो यहाँ पर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी, रिलीजन जो स्प्रेडिंग है वो उनको बहुत पसंद है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बहुत सारे इंडियन फॉरेनर्स रहते हैं। तो रेजिडेंट तो वो यहाँ के हुए क्योंकि वो यहीं कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, लेकिन सिटीजनशिप लेने के लिए उनको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हर कंट्री में होता है, उसी तरीके से हमारी कंट्री में भी होता है। तो रेजिडेंट वर्ड जो है वो हर साल बदल सकता है क्योंकि आप कहां कमाते हो, कहां खर्चते हो, ये डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर बात करी जाए आपके वोटिंग राइट्स की या फिर आपके सिटीजनशिप की, तो वो एट द सेम टाइम एक ही कंट्री का आप ले सकते हैं। तो एक ही पर्सन एक साल में रेजिडेंट हो सकता है, अगले साल में हो सकता है वो किसी और कंट्री में जाकर ही कमाता है, खाता है, खर्चता है, तो वो हमारी कंट्री का नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ही हूं, अगर मैंने इंडिया में जन्म लिया है, ठीक है, मैं इतने सालों से इंडिया में रह रही हूं, मैं यहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट हूं क्योंकि मैं कमाती भी हूं, खाती खर्च यहीं करती हूँ, और मैं बॉर्न भी यहाँ हूं, तो सिटीजनशिप भी यहीं की हो गई। अब मैं मान लो कि किसी बाहर कंट्री में चली जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जनरली लोग कनाडा चले जाते हैं, तो मैं कनाडा चली जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए या जो भी है टीचिंग करने के लिए, मैं कनाडा चली जाती हूँ। अब मैं वहीं पे कमाती, खर्चती, खाती हूँ, तो सिटीजनशिप तो अभी भी मेरे पास इंडिया की है, लेकिन मेरी रेजिडेंटशिप वहां की हो जाएगी वहां के रूल्स के हिसाब से। जैसे इंडिया में यह कि 182 डेज से ज्यादा रह जाओगे तो आप रेजिडेंट हो जाओगे और आपको यहां टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है ना, और क्योंकि आपने यहां कमाया, यहां खर्चा, तो आपको यहीं टैक्स पे करके जाना पड़ेगा। तो ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये एक टैक्स कंसेप्ट है बेसिकली, राइट। इनकम कंसेप्ट है कि आपने कहां कमाया वहां टैक्स पे करके जाओ, जबकि सिटीजनशिप एक डिफरेंट कंसेप्ट है, एक नेशनैलिटी कंसेप्ट है कि आप किस कंट्री से, किस नेशनैलिटी से जुड़ना चाहते हैं, वो वाला कंसेप्ट है। तो अब मैं कनाडा में 4 साल 5 साल वहीं पे कमाती हूँ, खाती हूँ, सब कुछ वहीं करती हूँ, उसके बाद मैं 8 साल बाद वहां पर सिटीजनशिप के लिए अप्रोच करती हूँ कि वहां के वोटर, और मुझे यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे वहां की सिटीजनशिप मिलेगी, क्योंकि एट द सेम टाइम आप एक कंट्री की सिटीजनशिप ले सकती है। बाकी कई कंट्रीज में बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं जिसको लेकर वो ओके हो जाती है कि एक पर्सन जो है 2 कंट्री का सिटीजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली ऐसे बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत कम कंट्रीज के बीच में होते हैं। तो देखिए, मैं कभी भी आपको इको में कुछ भी बताऊंगी तो ऑलवेज नहीं होगा, प्लीज। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जितनी मेरी नॉलेज के हिसाब से है, तो एक पर्सन एक कंट्री का ही एट द सेम टाइम सिटीजन हो सकता है। तो रेजिडेंट वो हो सकता है कि इस कंट्री का भी रेजिडेंट हो गया और किसी और कंट्री का भी रेजिडेंट हो गया एट द सेम ईयर। कैसे? अब मान लीजिए कि इंडिया में ऐसा है कि 182 डेज से ज्यादा अगर आप रह जाओगे तो इंडियन सिटीजन हो जाओगे, 181 डेज या 182 डेज से ज्यादा यहां पर आप रह गए, उसके बाद आप दूसरी कंट्री में गए। दूसरी कंट्री में यह है कि अगर आप 90 डेज से ज्यादा यहां रह जाओगे और कमाओगे, खाओगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करोगे, घूमने आए हो नहीं, फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स की बात नहीं कर रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, यहीं पर 3 महीने से आपको ज्यादा हो गए, तो वहां के आप नॉर्मल रेजिडेंट भी हो गए। तो वहां के रूल के हिसाब से भी आप वहां के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए, यहाँ के रूल के हिसाब से भी आप नॉर्मल रेजिडेंट हो गए। तो अब देखिए, रेजिडेंटशिप कंसेप्ट जो है कमाई से है, अर्निंग कहां करते हो आप, खर्च कहां करते हो, ये उस पर फोकस करता है, जबकि सिटीजनशिप इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। तो आई होप आपको रेजिडेंट वर्ड और सिटीजनशिप वर्ड जो है उसमें डिफरेंस क्लियर हुआ हो। बाकी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पर्सन हु रिसाइड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहता है, सिर्फ इतना काफी नहीं है, वो पर्सन या इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता है, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड जो भी है, खर्चना, कमाना, जो भी चीज है, तो वो यहीं पर करता है, वो पर्सन आपकी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा, इवन इफ ही और शी इज अ फॉरेनर, राइट। जरूरी नहीं है कि उसकी सिटीजनशिप यहां पर हो। तो नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड के लिए सिटीजनशिप वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। कौन कौन लोग नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होते? जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनको नहीं काउंट करा जाता क्योंकि वो घूमने के लिए आए। पहली बात, उनको अलाउ भी नहीं होता कि वो यहाँ कमाए, खाएं, खर्चे, ठीक है, तो फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। उसके बाद कोई भी एम्बेसीज यहाँ पर है, फॉरेन एम्बेसीज है, उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है। लिखा है ना, पर्सन हु रिसाइड इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एम्बेसीज आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी ही नहीं है। जब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो उसमें काम करने वाले लोग आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं पड़ते, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकते। यूएनओ, WHO, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इनके जो स्टाफ हैं, इनके जो लोग हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, वो किसी
किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते, ठीक है, वो इंटरनेशनल टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनमें जो इंप्लॉय काम करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन भी किसी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ना तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है, ना ही इनमें काम करने वाले इंप्लॉय किसी के नॉर्मल रेजिडेंट है। इसके अलावा जो कमर्शियल वेसल्स में काम करते हैं, लेस देन 1 ईयर जो ऑपरेट करते हैं, मतलब 1 साल से कम, अगर किसी कंट्री में कोई, जैसे मान लीजिए कि चाइना से सामान आया लोड होके आपके पास, और उसमें जो पर्सन्स हैं वो कमर्शियल वेसल्स है क्योंकि सामान लोड करके लेकर आया, और वो 1 साल से कम आपकी कंट्री में ऑपरेट करते हैं। क्योंकि क्या होता है डियर कि 6 महीने कई कई कंट्री से आने में 5-5 4-4 महीने लग जाते हैं वाटर से, और फिर आप यहाँ आने के बाद थोड़ा टाइम आपको इंडिया में रुकना पड़ा, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे अगर वो 2 महीने 4 महीने 5 महीने यहाँ रुक जाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ से अनलोड हुआ जो चाइना से माल आया, फिर यहाँ से अपलोड होगा और सामान बाकी कंट्रीज में जाएगा, उन कमर्शियल वेसल्स में, वो खाली नहीं जाती हैं, तो इंडिया से भी अपलोड होगा ताकि वो दूसरी कंट्रीज में अप्रोच कर सके। तो वो करने में टाइम लगता है, 1-2 दिन का प्रोसीजर नहीं होता, तब तक वो आपकी कंट्री में स्टे कर रहे हैं। तो अगर वो लेस देन 1 ईयर आपकी कंट्री में रह रहे हैं, यानी सेम 182 डेज से कम आपकी कंट्रीज में रह रहे हैं, तो ऐसे केस में वो आपकी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है। इसके अलावा जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, अब इंडियन जो आपके पास वर्कर्स हैं वो जनरली नेपाल में जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सब चीजें हैं, बॉर्डर पार करते रहते हैं रेगुलर बेस पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेपाल के बाउंड्री के अंदर आ गए या फिर वो नेपाल के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए, वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप नॉर्मल रेजिडेंट्स में किनको इंक्लूड नहीं किया जाता वो आप लोगों को समझ में आ गया हो। बाकी अभी हमने आपको सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में डिफरेंस बताया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, यानी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करे बिना आप किसी कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते। बट रेजिडेंट होने के लिए तो आपने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं, कोई पेपर नहीं भरे, कोई आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, देयर इज नो नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बस आपने कमाया है, खाया है, बस टैक्स पे करो और निकलो यहाँ से, हमें कोई मतलब नहीं है। बट अगर सिटीजनशिप की बात करी जाए तो सिटीजनशिप इज अ टोटली अ लीगल कंसेप्ट। जहां पर्सन जन्म लेता है वहां की उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो या तो कोई फॉरेनर यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके सिटीजन बन सकता है, या आपने जन्म लिया है तो आप सिटीजन हो। तो देयर आर 2 वेज टू बिकम अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, या तो आप वहां जन्म लो, या आपने जन्म नहीं लिया तो आप लगातार वहां रहकर वहां लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर आप वहां की सिटीजनशिप गेन कर सकते हो। सेकेंड है रेजिडेंटशिप। इट इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट, कहां आप पैसा कमाते हो, कहां खर्च करते हो, कहां आपका सेंटर इंटरेस्ट लाई है, मतलब सेंटर इंटरेस्ट लाई का मतलब है कहां आप खर्चा और इनकम ये सब चीजें करते हो, ठीक है, और 1 साल से ज्यादा रह जाते हो, वहां के आप क्या बन जाते हो, रेजिडेंट बन जाते हो, राइट। तो आई होप सिटीजनशिप और रेजिडेंट वर्ड इज ओके। चलिए इसके बाद आता है व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आप लोगों ने सुने हो, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमने सर्कुलर फ्लो में भी आपको बताया इसे पहले चैप्टर में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो उनको जो पेमेंट करी जाती है, उनको जो पेमेंट रिसीव होती है, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो फैक्टर इनकम होती है कि आपने कमाई है, इट्स एन अर्निंग कंसेप्ट। ट्रांसफर इनकम क्या है कि आपको किसी ने दे दिया, आपने कुछ काम नहीं करा पर आपको मिल गया, ठीक है ना। ट्रांसफर इनकम सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर मैं टीचिंग कर रही हूं और मुझे फीस मिल रही है, इट्स अ फैक्टर इनकम, ठीक है। अगर मुझे कोई गिफ्ट दे जाए तो वो एक ट्रांसफर इनकम है, ठीक है ना। तो फैक्टर इनकम क्या होता है कि जब कोई भी फैक्टर अपनी सर्विसेज देता है, चाहे टीचर ने टीचिंग करी, चाहे प्रोड्यूसर ने माल बेचा, ठीक है, चाहे लेबर प्रॉपर्टी आपको दिया रेंट पर, चाहे किसी ने पैसा उधार दिया, मतलब कोई भी फैक्टर, जो प्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी और सर्विस देने के बदले में उनको पैसे की कमाई हो रही है, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या है, आपने कोई सर्विस नहीं दी, स्टिल आपको कुछ चीजें रिसीव हो रही हैं, ठीक है, आप कुछ भी प्रोडक्टिव रोल प्ले कर नहीं रहे तब भी आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ओल्ड एज पेंशन। अब देखिए जो बुजुर्ग हैं वो आपके पास एक एज के बाद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन गवर्नमेंट उनको ओल्ड एज पेंशन देती है, तो वहां पर क्या है कि वो गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, स्टिल वो उनको एक पेमेंट दे रही है, दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। इसको यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं, दिस इज बाइलेटरल, दिस इज यूनिलेटरल। व्हाट डज बाइलेटरल और यूनिलेटरल मींस, यूनिलेटरल मींस एक तरफा, मतलब गवर्नमेंट तो दे रही है पर बदले में आपसे कुछ नहीं ले रही। फैक्टर इनकम, अगर आपसे कोई सर्विसेज ली जा रही है तो बदले में आपको पेमेंट करी जा रही है, तो ये आपने कमाया है या आपने रिसीव करा है, सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसे कह सकते हैं, ये आपने कमाया है या आपने रिसीव करा है, ठीक है, ये आपने कुछ सर्विसेज देने के बदले में लिया है और ये आपको ऐसे ही मिल गया। एक और एग्जांपल, मान लीजिए कोई इंप्लॉय है, वो कंपनी में काम करता है,
उसको जो उसकी सैलरी मिलती है वो फैक्टर इनकम हो गई। अब क्योंकि बॉस उससे बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है और उसके पर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे उसके साथ हो गए, वो उसके काफी चीजें उसका शेयर करता है, तो उसको अगर वो क्लॉथ का वाउचर गिफ्ट कर देता है तो वो उसके लिए ट्रांसफर इनकम है, अगर वो उसके काम के अलावा उसको ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम होता है जो आपने कमाया, और ट्रांसफर इनकम जो आपको एक तरीके से मिला है बट बदले में आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए और उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके पॉइंट्स देखते हैं। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, यानी क्योंकि आपने फैक्टर सर्विसेज दी है तो बदले में आपको इनकम मिली है, दैट इज व्हाट फैक्टर इनकम। एग्जाम्पल है, जैसे एक आपको कोई लैंड देता है तो आप उसको रेंट देते हो, कोई वर्कर आपको काम करके देगा तो आप उसको वेजेस दे रहे हो, तो ये एक तरीके से लेन देन का कंसेप्ट है। इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट, ये आपने कमाया है। और फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में डेफिनेटली इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ प्रोड्यूस करा होगा, इनकी मदद से कुछ प्रोड्यूस जरूर हुआ होगा, तो कुछ प्रोडक्टिव जब होता है इकोनॉमी के अंदर उसको नेशनल इनकम का पार्ट जरूर लिया जाता है, तो फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में जरूर इंक्लूड करी जाती है। ट्रांसफर इनकम क्या होती है डियर? ट्रांसफर इनकम जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट्स ओनली अ रिसिप्ट कंसेप्ट, ठीक है, मतलब आपने रिसीव कर लिया विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस, कुछ नहीं दिया आपको, बदले में रिसीव हो गया, तो ये बेसिकली एक रिसिप्ट कंसेप्ट है। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, या गिफ्ट्स हो गए आपके पास, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है फ्री पैकेजेस दिए जा रहे हैं कि भाई आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको हम इतना मंथली पेमेंट दे देते हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होती है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते और आपको कोई चीज दी जाती तो वो आपके पास होता फैक्टर इनकम, लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं एंड फिर भी गवर्नमेंट आपको काफी सपोर्ट दे रही है, मॉनेटरी टर्म में आपको सैलरी दे रही है, सब चीज दे रही है, तो एक ट्रांसफर इनकम हुआ क्योंकि आपने उनको कोई भी सर्विस नहीं दी। तो ये है आपका डियर फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। इस वाले फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है आपके पास, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या नहीं इंक्लूड होती, रेजिडेंट और सिटीजनशिप के बारे में हमने समझा, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अगर आप ये 4-5 कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इनके मतलब क्या है, तो आपको नेशनल इनकम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी डियर। और भी कंसेप्ट हैं जो हम अगली वीडियो में आपके पास लेकर आएंगे। और प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले कि हमें ये वीडियोस और डालनी चाहिए। और आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।